नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के प्रत्येक आपको टॉपिक करवाऊंगा, वो भी सारे के सारे क्रम से करवाऊंगा। अब साथियों, इससे पहले मैंने भारत का नामकरण करवाया था। भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगा कि अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम वहां पे इस विस्तार स्थिति और विस्तार की अपन बात करेंगे ना, अक्षांश और देशांतर की अपन बात करेंगे, भारत के सापेक्ष की बात करेंगे, तो उस समय आपको अक्षांश और देशांतर उसके बारे में थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है। साथियों देखिएगा, पृथ्वी पर अपन किसी भी स्थान को निर्धारण करते हैं ना, उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों मालूम होने जरूरी चाहिए। देश में कोई भी स्थान हो, यदि आपको अक्षांश और देशांतर उसके पता है ना, तो आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे। चाहे साथियों वो चाहे समुद्र के अंदर क्यों ना वो स्थान मिले आपको। तो भारत के आप कोई भी स्थान हमें खोजने के लिए बोले, आज यदि हम मैप लगाते हैं तो मैप के अंदर साथियों आप देखा होगा, जो मोबाइल में मैप लगाते हैं, हम मैप के थ्रू है ना हम पहुंच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हमें रास्ता ऑटोमेटिक वो मैप बताता है साथियों, है ना। तो हमें किसी भी स्थान को पता करना हो ना, तो अक्षांश और देशांतर यदि हमें पता है ना, तो हम वहां पे आसानी से पहुंच जाएंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अक्षांश की बात करते हैं साथियों आपके सामने। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश की। अक्षांश कहते हैं किसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बीच में जो एक रेखा होती है वो होती है भूमध्य रेखा। साथी कौन सी रेखा होती है? वो होती है भूमध्य रेखा, ठीक है ना। यदि इसकी परिभाषा की बात करूं तो भूमध्य रेखा के जो समांतर कोणीय रेखाएं खींची जाती है ना, वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। ध्यान में रखिएगा साथियों, भूमध्य रेखा के जो समानांतर जो कोणीय रेखा आपकी खींची जाएगी वो क्या होती है? वो अक्षांश रेखाएं होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी जो मानचित्र पे ना, ये सारी की सारी काल्पनिक होती है। कैसी होती है? सारी की सारी ये काल्पनिक होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि भूमध्य रेखा के समांतर कोणीय जो आपकी रेखा खींची जाती है ना, वो क्या होती है? वो अक्षांश रेखाएं होती है। एक चीज तो आपको ये पता लगी परिभाषा के रूप में, ठीक है ना। और दूसरी बात अपन बात करें, ये यदि भूमध्य रेखा है, इसके समांतर हमने कोणीय रेखा पे अपने कोई रेखा खींची, तो वो रेखा अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? अक्षांश रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कैसे क्या क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे रेखा खींची जाती है। यदि ये भूमध्य रेखा है आपकी, तो यहाँ आपका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से 1 डिग्री खींची जाएगी, फिर आपका 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची जाएगी। ऐसे करके आपकी 90 डिग्री दोनों साइड में आपकी खींची जाएगी। यानी कि आपकी कौन दिशा के अंदर? एक उत्तरी अक्षांश में, एक आपकी दक्षिण अक्षांश में, दोनों साइड में 1-1 डिग्री के अंतराल में ये रेखा खींची जाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और बता दूं आपको, जब पृथ्वी है ना, जब पृथ्वी है, अब जब पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, तो इसके 2 बिंदु बनते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, 2 बिंदु बनते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 बिंदु बनते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए अक्षांश रेखा की परिभाषा, तो आपको मैंने बता दी, ठीक है ना। अक्षांश रेखा की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अक्षांश रेखा सारी की सारी कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ये अब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 डिग्री के ये अंतराल में खींची जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 1-1 डिग्री की क्या है? अंतराल में ये खींची जाएगी। आप लिख लीजिएगा साथियों, मैं आपको बोर्ड पे लिखा नहीं रहा हूँ, जो चीजें इंपोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ। 1-1 डिग्री का अंतराल में खींची जाती है ये रेखा। और 1 डिग्री का जो इनका 1 डिग्री की जो दूरी होती है ना, वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो दोबारा लिख दे रहा हूं आपके सामने, 111 किलोमीटर 1 डिग्री की मध्य की दूरी, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी एग्जाम में पूछी जाती है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है साथियों? क्या कहलाती है? ये तो आप ध्यान रखिएगा, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? वो कहलाती है साथियों कटिबंध कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? कटिबंध कहलाती है। ये ध्यान में रखिएगा। और दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है ना,
वो 111 किलोमीटर होती है। ये भी आप ध्यान में रखिए, कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको दो तीन चीज पता लग गई कि हमें एक तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है तो दो ध्रुव बनते हैं, तो उत्तरी ध्रुव है दक्षिण ध्रुव, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये अक्षांश रेखाएं सारी काल्पनिक होती है। ये भूमध्य रेखा समांतर खींच जाती है और कोणीय खींच जाती है। साथ ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी नापनी हो ना, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य अपन इसके अनुसार अपन नाप सकते हैं, ठीक है ना। और इसके 1 किलोमीटर यानी कि 1-1 डिग्री के बीच में अंतराल में की जाती है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को अपन क्या कहेंगे? उसके मध्य की दूरी कहेंगे कटिबंध कहेंगे। जैसे मान लो ये रेखा है, ये अक्षांश रेखा, इसकी जो मध्य जो दूरी होती है साथियों, 1 किलोमीटर बोल दो, 1 डिग्री बोल दो, 1 डिग्री के बराबर 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो स्थान होता है ना, ये स्थान आपका कहलाता है कटिबंध कहलाता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं एक ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है, ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है वो भी आपको नोट करवा दूंगा। कुछ बिंदु हैं आप वो भी नोट कर लीजिएगा, अक्षांश रेखाओं से संबंधित है, ठीक है ना सर। अब आगे देखिएगा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है आपके 2-3 बिंदु बनते हैं। 2-3 बिंदु क्या है? एक तो अक्षांश, अक्षांशों की संख्या। यदि आपसे पूछे कि ग्लोब में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 181 बताएंगे। कितनी बताएंगे सर? 181 बताएंगे। सीधा डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। कितनी होती है साथियों? 181 होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न बनता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या, इसमें अंतर है साथियों, ध्यान रखिएगा। अक्षांश अलग हैं, 181 बनते हैं। अक्षांश रेखा अलग बनती है साथियों। क्या है? अक्षांश रेखा अलग बनती है। अक्षांशों की संख्या 181 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या है ना 179 हो जाएगी। अब जो दो आपके जो है ना, दो आपके, एक तो आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, वो एक बिंदु के रूप में है, ठीक है। एक आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका बिंदु के रूप में है। टोटल अक्षांश 181 थे, दो बिंदु के रूप में हमने इसको निकाल दिया तो 179 बचा। एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अक्षांशों की संख्या हो जाएगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश है ना वो बता देता हूं, ठीक है ना। ये आपका भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या रेखा हो जाएगी? भूमध्य रेखा। इसको अपन 0 डिग्री भी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो आपको पता है ये भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। अब ऊपर चलेंगे, यहाँ अपन मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है वो आप कहलाता है कर्क रेखा। क्या कहलाएगा? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। साथियों आप जो क्लास देखते हैं ये आप 360 पे देखा करें, ठीक है ना। 240 से नीचे आप देखोगे ना, 360 से नीचे भी आप देखोगे ना, तो भी आपको ये क्लास अच्छे से साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बोर्ड पे है ना आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। यदि आप अच्छे से क्लियर देखना चाहते हो ना, तो आप है ना 360 पे या 360 से ऊपर देखो क्लास, ठीक है ना। 23.5 डिग्री जो आपके उत्तरी अक्षांश होता है ना वो कहलाता है आपका कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करें 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री ये कहलाता है अंटार्कटिका व्रत। क्या कहलाता है? अंटार्कटिका व्रत कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 66.5 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे देखिएगा, नीचे आपके सामने अपन बात करें दक्षिण ध्रुव के अंदर, जो आपका दक्षिण ध्रुव के अंदर अपन बात करें 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है ना वो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? वो आपका मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से आपका जाना जाता है। ये चीजें होगी। अब 66.5 डिग्री अपन दक्षिण अक्षांश की बात कर लेते हैं, वो है आपका आर्कटिक वृत्त है। क्या है साथियों? आर्कटिक
आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपके सामने, ये मुख्य मुख्य अक्षांश है। क्या है साथी? मुख्य मुख्य अक्षांश है। एक बार आपको दोबारा फिर रिपीट कराता हूँ, अक्षांश और देशांतर रेखा, यदि अपन पृथ्वी पर कोई भी अपन जगह को, यदि कोई जगह का निर्धारण करना हो ना, तो इन दोनों रेखाओं की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है ना, यदि अपन पहले बात करें अक्षांश, हमारा टॉपिक है अक्षांश। अक्षांशों की संख्या मैं बात करूं तो 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है, 2 कम होती है उससे। ठीक है ना, और जो आपकी जो अक्षांश रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ खींची जाएगी, आपकी 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची जाएगी। और 1-1 डिग्री का जो आपका बीच की जो दूरी होती है, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और जो दोनों अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है ना, वो आपका कटिबंध कहलाता है। ठीक है ना, ये 2-4 बातें मुख्य थी आपने। अब आगे देखिएगा साथियों, आगे देखिएगा साथियों, अपन बात करते हैं, एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आपके जो विश्व का जो मानचित्र है ना, कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। हमने रेखाओं की अपन बात कर ली, करक रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, अंटार्कटिका हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। ये सारी की सारी जो रेखाएं है ना, कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पहले महाद्वीप लिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा दे रहा हूँ साथियों? यहाँ पे आपको महाद्वीप, 7 महाद्वीप है टोटल आपके। सबसे पहले अपन महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2 नंबर पे जो आपका महाद्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका हो जाएगा आपका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और आपका 4 नंबर पे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और 5 नंबर की अपन बात करें, उसको मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, आर्कटिक हो जाएगा, लेकिन उसको मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अंटार्कटिका हो जाएगा 5 नंबर पे, उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा है, क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां से कोई रेखा नहीं गुजरती है, उसको हम यहाँ नहीं दिख रहे। ठीक है ना, अब यूरोप हो जाएगा। और जो अंतिम और सबसे छोटा महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। अब यहाँ से जो रेखा गुजरती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, आम, और यहाँ पे आपका कवि हो जाएगा, यहाँ भी आपका कवि हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आम हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है ना, आम का मतलब है आर्कटिक वृत्त है। क्या साथियों? आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है ना, आम। और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, ये दोनों इधर लिख लो, ये आम है, यहाँ पर ये आपका कवि हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी क्या साथी हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके सारे के सारे आपके लिख दिए। अब मैं यहाँ पे इनके कोड लिखा देता हूँ। आ से क्या बनेगा? आ से बनेगा आर्कटिक महाद्वीप। ठीक है ना, आर्कटिक जो रेखा है वो उसकी बात हो जाएगी। कैसे क्या बनेगा? करक रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी? कैसे? करक रेखा। वी से, वी बच गया आपके सामने, वी से क्या बनेगा? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, विषुवत रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात कौन सी? मैं बच गया आपके सामने, मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा हो जाएगी। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न महाद्वीप में से कौन सी रेखाएं गुजरती है। तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजर रही है आपकी? एक तो एशिया महाद्वीप में एक तो आर्कटिक गुजर रही है, एक कर्क रेखा, और एक आपकी मकर रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? एक आपकी मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके अलावा हम बात करें अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर मकर रेखा गुजर रही है, एक आपकी गुजर रही है कर्क रेखा, एक आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका की मैं बात करूं आपके सामने, तो उत्तरी अमेरिका के सामने एक तो आपकी हो जाएगी आर्कटिक हो जाएगी। ठीक है ना, अंटार्कटिक हो जाएगी साथियों, ये आर्कटिक नहीं होगी, अंटार्कटिक हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? अंटार्कटिक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अंटार्कटिक हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब दक्षिणी अमेरिका आपके सामने बात करूं तो यहाँ मकर रेखा, यहाँ विषुवत रेखा है। यूरोप की सामने पर बात करें तो यूरोप में ना
यहाँ पे आपकी हो जाएगी अंटार्कटिक हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा हो जाएगी। आपको ये याद करने का तरीका है, आम को आप 3 बार लिखना है। कैसे लिखना है? आम को 3 बार लिखना है। इसमें आपको 5 नंबर जो है ना, एक तो जो आपका 5 नंबर है अंटार्कटिक, उसको आपने मिस करना है यहाँ पे 5 नंबर पे, और 6 महाद्वीप अपने क्रम से लिख देने, ठीक है ना, अपने क्षेत्र दृष्टि से छोटे से बड़े से छोटे तरफ। आम को हम 3 बार लिखेंगे, फिर कवि को अपन 1 बार 2 बार ऐसे लिखेंगे, फिर 1 बार नीचे लिखेंगे। यानी कि कवि को हमने कितनी बार लिखा? 3 बार। आम को हमने कितनी बार लिखा? 3 बार, ठीक है ना। तो ये याद करने का आपको आसान हो जाएगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा गया साथियों। आगे देखो, अभी आगे देखिएगा साथियों, अब बात करेंगे देशांतर रेखा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? देशांतर रेखा की बात करेंगे। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, ठीक है। आपके मैं ज्योग्राफी के सारे टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। चाहे आप भारत में कोई भी एग्जाम की, कोई भी राज्य में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है आपका, ठीक है ना। अब देशांतर रेखा की बात करूं, ये जो देशांतर जो रेखाएं हैं, ये आपका कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है साहब। ये आपका कौन सा पोल हो जाएगा? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। देशांतर रेखा कहते हैं किसे? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो काल्पनिक रेखा मिलाती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको अपने देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे इस पोल से हमने इसको मिलाया, इस पोल से हमने ऐसे मिलाया, ऐसे करके जो काल्पनिक रेखाएं होती है, सारी की सारी रेखाएं कैसी होती है? सारी की सारी रेखाएं क्या होती है साथियों? काल्पनिक होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। एक बात तो ये होगी, और 2-3 पॉइंट और लिख लो। जितनी सभी जो देशांतर होते हैं ना, वो सारे के सारे रेखा के रूप में होते हैं। सभी देशांतर रेखा होते हैं, ठीक है ना, रेखा के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, रूप में होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी बात करें, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होगी? यदि अपन बात करें भूमध्य रेखा के बीचों बीच अपन बात करें, तो भूमध्य रेखा की अपन बात करें, भूमध्य रेखा पे और यहाँ पे पोल पे अलग अलग है। यहाँ पर जैसे अक्षांश में यदि 1 डिग्री की अपन बात करूं, तो 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी यानी कि 1 डिग्री का मान आपका था कितना? 111 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पे आपकी दूरी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे ना, पोल की तरफ बढ़ोगे, तो दूरी क्या होती है? घटती है साथियों। कैसी है? घटती है। भूमध्य रेखा पे अपन बात करिएगा, भूमध्य रेखा पे अपन बात करें, तो आपकी जो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है ना, वो होती है 111.32 किलोमीटर होगी। यानी कि 2 देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होगी? कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है ना। और यदि सबसे न्यूनतम बताऊं आपको, सबसे न्यूनतम यानी कि 0 किलोमीटर, वो होती है आपकी पोल पे होती है। ध्रुव पे होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, 0 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 0 किलोमीटर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आप बताओगे भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है सब, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल केंद्र बिंदु में बिल्कुल सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पे अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे न्यूनतम कहाँ होगी? पोल पे होगी। कहाँ होगी? पोल के अंदर होगी, ठीक है। ये बात तो हमारी होगी। और जैसे मान लो ये 2 देशांतर हैं, 2 देशांतरों के जो मध्य का भाग होता है वो गोर कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? गोर कहलाता है। हमने अक्षांश में ये पढ़ा था, जैसे अक्षांश थे, 2 अक्षांश थे, ठीक है। 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी थी ना, वो आपकी क्या बीच का जो स्थान कहलाता था आपका कटिबंध कहलाता था। क्या कहलाता था? कटिबंध कहलाता था। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 2 देशांतरों और अक्षांश रेखा की अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका कहीं न कहीं जब देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती है, ये आपस में कहीं न कहीं काटती है, ठीक है ना। ये काटेगा जो ये स्थान है ना आपस का, जो बीच का ये स्थान दिख रहा है आपको, ये बीच का स्थान है साथियों, ये कहलाता है ग्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका ग्रिड। आपके सामने 3 शब्द आए, कटिबंध, गोर और ग्रिड। कटिबंध 2 अक्षांशों के मध्य के स्थान को कटिबंध कहते हैं। गोर 2 देशांतरों के मध्य के भाग को कहते हैं। अब आपका ग्रिड 2 अक्षांश और देशांतरों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा। अब जो आपका देशांतर रेखा का निर्धारण साथियों,
अब आपके सामने मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, देशांतर रेखा आपकी, इसका जो निर्धारण होता है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है, ये आपका 22 दिसंबर 1884 को वाशिंगटन डीसी, लंदन के शहर है ग्रीनविच, ठीक है, वहां पे इसका निर्धारण होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैं आपको नोट्स करवा देता हूं, लिखेगा देशांतर रेखा का निर्धारण, देशांतर रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा का निर्धारण ध्यान दीजिएगा 22 अक्टूबर। एग्जाम में ये डेट आपसे पूछी जाती है, 22 अक्टूबर 1884 वाली जो डेट है एग्जाम में पूछी जाती है साथियों। क्या किया जाती है, ये एग्जाम में डेट पूछी जाती है, 22 अक्टूबर 1884 वाली डेट पूछी जाएगी, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर एक सम्मेलन होता है, वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन होता है, साथियों ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें यह काम किया जाता है, इसमें लंदन के शहर ग्रीनविच नामक स्थान से, ग्रीनविच नामक स्थान से इसको गुजारा जाता है, ठीक है ना, गुजारा जाता है। समझ में आगे कि नहीं आया बताओ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, देशांतर रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण होता है ये कब होता है, कौन सी तारीख को होता है, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1884 को होता है, ठीक है ना, ये तो आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा इस सम्मेलन होता है वाशिंगटन डीसी, लंदन शहर जो है उसके अंदर एक जगह नाम है ग्रीनविच, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा का जो दूसरा नाम है वो ग्रीनविच है, ध्यान रखिएगा। अब ग्रीनविच क्यों है ये आपको यहाँ पता लग गया होगा, ये लाइनें पढ़ के बताओ, कमेंट करके बताओ ये चीजें पता लगी कि नहीं लगी। भाई ग्रीनविच इस रेखा को क्यों कहते हैं, ठीक है ना, इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे किसके नाम है, ये भाई साहब देशांतर रेखा के नाम है ग्रीनविच, ठीक है ना, क्योंकि उस शहर से गुजारी गई है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, यहां तक हमने पढ़ लिया। एक थोड़ा सा मुख्य जो पॉइंट है वो लिख लेना, जितने भी देशांतर रेखाएं होती है ये टोटल बनती कितनी है, देशांतर रेखाएं जो होती है, रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, ठीक है ना। 360 हो जाती है साथियों, वहां पे कुछ अलग था अक्षांश में, यहाँ कुछ अलग है आपका, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक चीज तो ये होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे आपका ये आपका अपने देशांतर रेखा है, ठीक है ना। देशांतर रेखा क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और आपका लेटिट्यूड अक्षांश रेखा, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और ध्यान रखिएगा जहां पे मानचित्र के अंदर ये दोनों रेखा जहां आपस में काटती है ना, वहां काटती है, उस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, उस स्थान का नाम हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन सा सागर, अटलांटिक महासागर के अंदर ये आपस में काटती है। कहाँ काटती है भाई साहब, अटलांटिक महासागर में ये आपस में काटती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। एक चीज तो ये होगी। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना होगा, अब आगे अक्षांश और देशांतर के बारे में आप भली भांति जान गए हैं। बताओ, कमेंट करके बताइएगा आप जाने के नहीं जाने। यदि कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब भारत की स्थिति की बात करते हैं। अपन भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। क्योंकि हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, हम भारत के सापेक्ष ही पढ़ रहे हैं, भारत के निवासी हैं। भारत के एग्जामों में जितने भी स्टेट के अंदर जो भी एग्जाम होता है तो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत का जो मानचित्र है, यदि मानचित्र अपन बात करें, ये आपका मानचित्र जैसे है ना, ये आपका है ना, ये आपका मानचित्र मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे अपन विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री। मैं सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूँ साथियों।
अक्षांशीय विस्तार देखेगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। इसको मैं उत्तरी अक्षांश बोल रहा हूं। वैसे देखे तो ये पूर्व स्थान हो जाएगा भारत का, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, लेकिन हम उसको उत्तरी अक्षांश मान रहे हैं। यहाँ से उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे भारत की स्थिति शुरू हो जाती है। ऊपर से देखेगा यहाँ पर अपन बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगी, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ये भी क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा आपका, ठीक है ना। क्या होगा भाई साहब? उत्तरी अक्षांश होगा। अब देशांतरीय विस्तार के ऊपर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट आपका ये क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आ रही होगी। आगे देखेगा यदि अपन बात करें देशांतरीय विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर आपका 94 डिग्री 25 मिनट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 94 डिग्री 25 मिनट आपका ये 97 है ना, 97 हो जाएगी। 97 डिग्री 25 मिनट आपका क्या हो जाएगा? ये देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साहब? आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। हमने बात करी कि सर आप दक्षिण दिशा को उत्तरी क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे उत्तर लिखा आपने, यहाँ फिर उत्तर क्यों नहीं लिखा? अभी देखो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। ये आपका ग्लोब है साथियों, ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? ये आपकी भूमध्य रेखा है। ध्यान में दीजिएगा, विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर ये जो ऊपरी गोलार्ध है ये आपका क्या गोलार्ध है? ये उत्तरी गोलार्ध है ना जी। ये उत्तरी गोलार्ध है सब आपका। यहाँ ये सर आपका कौन सा गोलार्ध है? ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका, ठीक है ना। 2 गोलार्ध हुआ कि नहीं हुआ? भूमध्य के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अब यहाँ पर अपन भारत की स्थिति की बात करूं मैं आपके सामने, तो भारत की स्थिति है भाई साहब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखेगा ये जो भूमध्य रेखा होता है इसका मान होता है 0 डिग्री। जैसे जैसे उत्तर में अपन ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ती जाएगी। ऐसे करके जब हम 8 डिग्री पे पहुंचेंगे, 4 मिनट पे पहुंचेंगे, तो हमारा भारत का विस्तार शुरू हो जाता है, ठीक है ना। भारत का विस्तार शुरू हो जाता है, वहां से हमारा भारत का विस्तार अपना विस्तार शुरू हो जाएगा। तो वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, इस वजह से हम इसको क्या लिख रहे हैं? उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। एक चीज और लिख लीजिएगा, भारत का अपन बात करें भारत की स्थिति में बात करूं, भारत की स्थिति ग्लोब में, तो ग्लोब में भारत की स्थिति हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि भारत की स्थिति ग्लोब के अनुसार बताइएगा। तो ग्लोब के अनुसार उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको दोबारा फिर बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी हाल फिलहाल राजस्थान में एग्जाम हुआ था, उसमें अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया था सर। एक ऑप्शन था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 38 डिग्री 6 मिनट दे रखा था, लेकिन यहाँ पे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी वार्डन का पेपर हुआ था हमारे यहाँ राजस्थान में, तो वहां की ये बात है। तो आप ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप टॉपिक को हम स्टार्ट कहां से करते हैं? भारत की स्थिति और विस्तार से, राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में पता नहीं होता एक्चुअली। हम आज सीख गए अक्षांश और देशांतर कहते किसे। अब बताओ कौन ऐसा है जो सीखा नहीं है। हम अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, जिसे 180 डिग्री भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। अब आप हेडिंग डालो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये शानदार क्लास होने वाली है, सारी की सारी आपकी सारी की सारी क्लास कैसी होगी आज? शानदार क्लास होने वाली है। अब आगे देखिएगा आपका, अब डालो आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका भी निर्धारण आप देख लीजिएगा। इसका जो निर्धारण है ना, वो भी आप नोट कर लो। वो सेम डेट है 22 अक्टूबर 1884। वांशीगटन के डीसी, वांशीगटन डीसी में इसका क्या होता है? इसका निर्धारण होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम 180 डिग्री भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं इसको? 180 डिग्री भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा कि क्या कहते हैं इसको, 180 डिग्री कहते हैं साथियों। एक ध्यान रखिएगा,
ये जो अपना जो प्रवेश है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो प्रवेश करती है, ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरेगी साथियों? ये इंपोर्टेंट तथ्य लगा लेना, ये गुजरती है प्रशांत महासागर के अंदर से। कहां से गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए साथियों, ठीक है ना। एक तो चीज ये आपको याद होगी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, प्रशांत महासागर से गुजरती है, प्रवेश करती है या तो, है ना। और ये प्रशांत महासागर जो प्रवेश करती है, ये कौन सी जल संधि से करती है? ये बेरिंग जल संधि से करती है, बेरिंग जल संधि से करती है। यदि आपके मानचित्र आपके पास है, विश्व का मानचित्र आपके पास है, तो आप बेरिंग जल संधि आप बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। बेरिंग जल संधि किन 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 के मध्य है ये बेरिंग जल संधि, ठीक है ना। तो बेरिंग जल संधि से ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान में रखना। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है ये साथियों? ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैसी साथियों? ये टेढ़ी मेढ़ी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो भारत का मानक समय रेखा है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ा, आप भारत के मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में, उससे पहले आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जो हमारा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है, अपन इसको सिद्ध करेंगे कि ये सिद्ध कैसे होता है। अब देखेगा, पृथ्वी, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। पृथ्वी का घूर्णन काल साथियों, पृथ्वी का घूर्णन काल, यानी कि पृथ्वी एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, ठीक है ना। एक चक्कर पूरा कितने टाइम लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ये, ठीक है ना। इसलिए 2 ध्रुव बनते हैं, उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, कितने सेकंड साथियों? 4 सेकंड, ठीक है ना। ये पृथ्वी का घूर्णन काल है। यदि मैं इसको राउंड फिगर में मानूं तो 24 घंटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका 24 घंटे हो जाता है। ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, ये लास्ट है, अंतिम पड़ाव के अंदर है, ठीक है ना। थोड़ा सा बने रहिएगा, पैसेंस बनाए रखिएगा। इतने कम समय में कोई क्लास खत्म नहीं करता, अपन कर रहे हैं आधा घंटा, पौना घंटा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, यानी कि इसको अपन माने राउंड फिगर में 24 घंटे। 24 घंटे साथियों ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में पृथ्वी जो है ना पूरा एक चक्कर मार देती है। यदि आप पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो आपने कितना डिग्री चक्कर लगाया? यदि यहां पृथ्वी थी, यहां से घूमकर वापस इसी जगह पे आती है तो 360 डिग्री घूम रही है। कितना घूम रही है वो? 360 डिग्री घूम रही है, ध्यान दीजिएगा। 360 डिग्री घूम रही है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री। यदि मैं अपन 1 घंटे पे जारी करें, 1 घंटे में पृथ्वी कितना चक्कर, कितना घूमेगी, कितना घूमेगी 1 घंटे के अंदर, तो देखेगा 360/24 बटे में क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि ये काटेंगे तो हमारा 15 डिग्री आएगा। क्या आएगा साथियों? 15 डिग्री आ जाएगा। यदि मैं बात लिखूं 15 डिग्री जो है आपको, ये 15 डिग्री पृथ्वी को घूर्णन करने में आपका समय लगता है 1 घंटा। 1 घंटे को यदि मैं 60 मिनट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी, ठीक है ना। हमने ये देखा कि 15 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 60 मिनट लगते हैं। अब 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमेगी कितना समय लगेगा? 60/15 लगेगा। 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट। 1 डिग्री पृथ्वी जब घूमती है तो 4 मिनट लगते हैं। जो हमने सबसे ऊपर बात लिख दी, लिखी कि नहीं लिखी साथियों बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं यहां पर आगे बात करूंगा आपके सामने 82.5 डिग्री, जो आपका ये 82.5 डिग्री आपका जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा पे अपन बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि ये भूमध्य रेखा
इसके अंदर हम जीएमटी बना दें, क्या बना दें, ग्रीनविच मीन टाइम से बना दें। ये आपका यदि बीच का टाइम है और भारत की जो स्थिति है, भारत की जो मानक समय रेखा है, यदि अपन देशांतर की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से हमारा शुरू हो जाता है भारत। लेकिन हमने क्या किया है, हमने भारत में एक ही समय रेखा बनाई है, ठीक है ना, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा ध्यान दीजिएगा, इसका जो केंद्र बिंदु बनाया ना, केंद्र बिंदु वो बनाया है हमने नैनी को बनाया। क्या बनाया साथियों, नैनी को, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। नैनी को हमने केंद्र बिंदु माना है। किसको माना है, नैनी को हमने केंद्र बिंदु माना है। आगे देखेगा, यदि अपन बात करें जीएमटी, ये जो 82.5 डिग्री वाली जो लाइन है, ये आपकी क्या है, भारतीय मानक समय रेखा। भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, ठीक है ना, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। एक ही समय पूरे भारत में हो, ये हम चाहते हैं, अलग अलग समय नहीं चाहते, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। जीएमटी, यदि मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं यहाँ पर, यदि आपसे क्वेश्चन करूं, क्या क्वेश्चन करें अपन, यदि जीएमटी में, यदि ये जीएमटी रेखा है, यहाँ पे आपका क्या है 82.5 डिग्री, ये रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है ना, ये आपके भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है। यदि ये जीएमटी है, यदि जीएमटी के ऊपर 12 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा, भारत में क्या समय होगा, क्वेश्चन पूछा गया साथी, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यदि जीएमटी पर आपका समय 12 बजे है तो भारत में क्या समय होगा। देखिएगा अंतर कितने का है, यहाँ ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये 82.5 डिग्री, अंतर कितने का, 82.5 डिग्री का। 82.5 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 330 मिनट आएगा। 4 क्यों कर रहे हैं, आपको पता ही है, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लग रहे हैं, तो 82.5 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट इंटू कर दो, ठीक है, 330 मिनट आ जाएगी। 330 मिनट का होता है मतलब 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि हम जीएमटी से कितने आगे हैं, 5.5 घंटे जीएमटी से आगे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके सामने एक कैलकुलेशन रख दी मैंने सारी की सारी, हम जीएमटी से कितने आगे हैं, हमने भारतीय मानक समय रेखा का केंद्र बिंदु किसे माना है, नैनी को माना है, ठीक है ना, किसको माना है हमने, नैनी को माना है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको अक्षांश देशांतर ये टॉपिक जो है समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं पढ़ ली, देशांतर रेखाएं पढ़ ली हमने, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ ली, भारतीय मानक समय रेखा पढ़ ली आपने, सारा कुछ हमने इस टॉपिक में क्लियर कर लिया। अगला जो टॉपिक होगा भारत की स्थिति और विस्तार, उसमें हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले आपको टॉपिक ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको अक्षांश देशांतर रेखाएं भविष्य के अंदर एक बार आपने पढ़ ली, भविष्य में नहीं पढ़नी पड़ेगी साहब, छोटी क्लास है, देख लीजिएगा एक मुश्त के अंदर ही। जब तक सभी साथियों का जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।